हेलो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोन मैरो के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने हिमेटोपोइसिस के ऊपर डिस्कस किया था और साथ में बोन मैरो के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन हमें किया था और मैंने बोला था कि इसके बाद जो भी वीडियो होगा वो बोन मैरो के ऊपर होगा। तो हम बेसिक से चले तो बोन मैरो एक ऐसा टिश्यू बोल सकते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ़ स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, जो बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने ब्लड सेल्स को रिलीज़ करते हैं। अब जैसे कि कंडीशन हुआ हाइपोक्सिया कंडीशन, तुम कहीं पहाड़ पे चढ़ गए हो, हाई एल्टीट्यूड पहाड़ पे चढ़ गए हो, तो तुम्हें ज़्यादा आरबीसी की ज़रूरत है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है। ओके, ज़्यादा आरबीसी की ज़रूरत है तो तुम्हारा बोन मैरो पुश करेगा, इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो बोन मैरो पुश करेगा कि भाई ज़्यादा आरबीसी रिलीज़ करे, तो बना के भेजेगा। इस तरह एक पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से वो अपने आप को सेट करके अपने ब्लड सेल्स को वो रिलीज़ करता रहता है। या इसीलिए बोन मैरो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बोल सकते हैं, जो लिवर के कंपटीशन में आ जाता है एज ए वेट के हिसाब से। लिवर के अपनी बॉडी में जितना भी बोन मैरो है और उनको वेट करे और लिवर के साथ वेट करे तो ऑलमोस्ट इक्वली होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बोन मैरो का फंक्शन क्या है? यहाँ पे हिमेटोपोइसिस देखने को मिलता है। हिमेटोपोइसिस होता है बोन मैरो में। सो हम बात करें जैसे कि लास्ट वीडियो को हम थोड़ा रिवीजन करें। एम्ब्रियोनिक स्टेज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होते होते तक यॉर्क सेक्स से जो है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, वहाँ से ब्लड सेल्स बनते थे फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड से लेकर मतलब डिलीवरी होने तक, ओके, तब तक कौन ब्लड सेल्स बनाता है? लीवर एंड स्प्लीन बनाता है। कभी कभी लिम्फ नोड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये सारे बनाते हैं। और डिलीवरी होने से पहले थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर और सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड होने तक बोन मैरो के कैविटीज़ बन जाते हैं, मेडुलरी कैविटीज़ जो है बन जाते हैं। मेडुलरी कैविटी बनने की वजह से बोन मैरो जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो जो है मेगाकैरियोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स एंड लिम्फोसाइट्स बनाना चालू करते हैं, बट नॉट आरबीसी तो तभी भी लीवर एंड स्प्लीन ही बनाते हैं, मैक्सिमम लीवर एंड स्मॉल माइनर अमाउंट बाय द स्प्लीन। ओके, बट नॉट आरबीसी। तो मतलब जैसे ही बर्थ होने के बाद लीवर अपना काम छोड़ देता है, ब्लड सेल्स बनाने वाला काम छोड़ देता है और पूरा काम रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्लड सेल सिक्रेट करने वाला, बनाने वाला काम कौन ले लेता है? बोन मैरो ले लेता है। ओके, सो बोन मैरो काम तो ले लिया, अब देखते हैं कैसे काम करता है और बोन मैरो दिखता कैसा है। ठीक है, और अगर कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें बोन मैरो फेलियर कंडीशन में बोन मैरो फेल हो जाता है, फेलियर कंडीशन में, जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि बोन मैरो फेलियर हो जाता है तो उसमें ब्लड सेल्स बनते ही नहीं है, मतलब ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स हैं सारे डिक होते हैं। उसमें एनीमिया देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक देखने को मिलता है, ओके, ल्यूकोपीनिया देखने को मिलता है। हर एक ब्लड सेल्स जो है डिक्रीज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में बोन मैरो तो फेलियर हो चुका है, उस कंडीशन में वापस लीवर एंड स्प्लीन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, जिसे हम रिवाइजिंग ताकि हम टॉपिक में इजीली जा सकें। तो बोन मैरो का काम है, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में लीवर एंड स्प्लीन वापस वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ओके, एंड अभी बोन मैरो के बारे में डिस्कस करते हैं। बोन मैरो के अंदर हमें हिमेटोपोइसिस देखने को मिलता है। ओके, और जैसे जैसे हिमेटोपोइसिस के अंदर से हमें, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था, आरबीसीज, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सारे बनते हैं, एंड प्लेटलेट्स बनते हैं। तो ये सारे चीज़ हमें बोन मैरो से बनते हुए दिखते हैं। एंड जैसे जैसे कंडीशन मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट के थ्रू जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बोन मैरो जो है अपना ब्लड सेल जो है बना के अपनी बॉडी के सर्कुलेशन में भेज देता है। तो बोन मैरो कहाँ सिचुएटेड है वो हम देखते हैं। बोन मैरो
बोन मैरो इज सिचुएटेड इन द, मैंने बताया था कि बोन मैरो मतलब हिमेटोपोइसिस कौन से बोन से निकल के आता है. ओके, मेम्ब्रेनस बोन्स एंड proximal end of the femur and humerus bones. तो ये सारे बोन्स के मतलब मेम्ब्रेनस बोन्स में आ जाते हैं. स्टर्नम, रिब्स, पेक्टोरियल ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, ये सारे चीज़ें बोन्स आ जाते हैं. तो इन बोन्स के मेडुलरी कैविटी में देखो, अभी कोई बोन है, ये बोन का प्रॉक्सिमल एंड है. एंड बोन का जो ऊपर वाला लेयर जो होगा वो कॉम्पैक्ट बोन रहेगा. कॉम्पैक्ट बोन सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे इधर. ओके, और जैसे ही कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हम जाए तो हमें एक पोरस स्पॉन्जी टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. उसे हम बोलते हैं कैंसलस बोन या स्पॉन्जी बोन बोलते हैं. तो बोन मैरो जो है हमें उस स्पॉन्जी बोन के स्मॉल कैविटीज़ के अंदर देखने को मिलता है. ये था कॉम्पैक्ट बोन एंड इसके अंदर स्मॉल अभी कैविटीज़ देखने को मिलेंगे. ये है स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर. ओके, तो इसमें इस स्मॉल कैविटीज़ के अंदर हमें बोन मैरो देखने को मिलता है. और यहीं से और यहाँ से आर्टरीज, जब तुम फीमर ह्यूमरस के एनाटॉमी पढ़ोगे तो एक पर्टिकुलर होल जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ से आर्टरीज जो है निकल के बाहर आते हैं. तो इन आर्टरीज के थ्रू ब्लड सेल्स बना के निकल के आ जाते हैं. ओके, तो जैसे हम इसको जूम करें, इस एरिया को हम जूम करें. ओके, तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक रफ स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज आवर बोन मैरो हाउस, जहाँ से हम मतलब बोन मैरो को पढ़ने से पहले हमें एक हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन मैरो पढ़ना भी ज़रूरत है. हमें पता तो चले कि बोन मैरो दिखता कैसा है, उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे है, बोन मैरो के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सब हमें देखना ज़रूरत है. एक और चीज़, ये पढ़ने से पहले एक और चीज़ हम रिवीजन कर लेते हैं लास्ट वीडियो का. तो ब्लड सेल्स बनते कैसे? सबसे पहले स्टेम सेल्स, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं, सबसे पहला स्टेप. फिर उसके बाद प्रोजेनेटर सेल्स बनते हैं, सेल्स, माइलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स, इन्हें हम प्रोजेनेटर सेल्स बोलते हैं. और प्रोजेनेटर सेल्स जो है वो ब्लास्ट सेल्स बनाता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ओके, लिम्फोब्लास्ट, ऐसे सेल्स जो है बनाता है. और ये ब्लास्ट सेल्स को हम प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं. और इन प्रिकर्सर सेल्स से हमें अपने मैच्योर सेल्स मिल जाते हैं, और मैच्योर सेल्स जो है इस सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड के अंदर आ जाते हैं. ओके, तो हम इस चीज़ को देखते हैं. तो हम पहले बाहर का कॉम्पैक्ट बोन बना लेते हैं. ये रहा ना कॉम्पैक्ट बोन. इस एरिया को हमने लिया है, इस पर्टिकुलर एरिया इस तरह हमने लिया है, तो कॉम्पैक्ट बोन भी हमने देखने को मिलता है. तो मैं आसानी से एक रफ डायग्राम की तरह रहेगा. और बोन मैरो में हमें बहुत सारे साइनोसॉइड्स देखने को मिलते हैं, जो स्मॉल आर्टरीज होते हैं. ओके, यू कैन सी द साइनोसॉइड्स.
ओके। सो हमने बनाया इस बोन को यहाँ से जूम आउट करके, यहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट बोन बना दिया। तो ये हुआ कॉम्पैक्ट बोन, और इसके अंदर हम साइनोसॉइड्स बनाते हैं। ओके, पहले ये पढ़ने से पहले हम साइनोसॉइड्स एक स्मॉल स्मॉल आर्टरीज होते हैं, और आर्टरीज के लाइनिंग में क्या होता है, एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, और इस एंडोथीलियल सेल्स को सपोर्ट देने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस मैनर में होता है, और इसका इंपॉर्टेंस अभी मैं बताऊंगा। ये डिसकंटिन्यूस होने की वजह से ही जो सेल्स बनेंगे वो उस डिसकंटिन्यूस मतलब इस तरह रहेंगे, और इस एरिया से वो सेल्स जो है, ब्लड सेल्स जो है, पास आउट होकर अपने साइनोसॉइड्स में आ जाएंगे और अपने आर्टरीज के ब्लड सर्कुलेशन में वो एंटर करेंगे। ओके, तो हम साइनोसॉइड्स बनाते हैं। कुछ जगह डिसकंटिन्यूस होते हैं, कुछ जगह कंटिन्यूस होते हैं। ये मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। ओके, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमें एंडोथेलियल सेल्स देखने को मिलते हैं। अभी हम जो बोन मैरो की बात कर रहे हैं वो है रेड बोन मैरो, और बोन मैरो में भी दो टाइप होते हैं, एक्चुअली 3 होते हैं, बट मेजरली हम दो के बारे में ही पढ़ते हैं। रेड बोन मैरो होता है, ये हम रेड बोन मैरो के बारे में पढ़ रहे हैं। येलो बोन मैरो जो होता है वो अडल्ट एज में, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, बोन मैरो के अंदर रेड बोन मैरो जो है येलो बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। तो येलो बोन मैरो में क्या होता है कि फैट सेल्स डिपॉजिट होते हैं, एडिपोसाइट्स फैट सेल्स जो है उसमें डिपॉजिट होना चालू करते हैं, तो इसकी वजह से वो इट अपीयर्स लाइक ए येलो इन कलर। ओके, और अगर कुछ ऐसा कंडीशन हुआ है इन फ्यूचर, मतलब अडल्ट एज में जितना भी रेड बोन मैरो है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो गया, बट ऐसे कुछ एक्सेसिव ब्लीडिंग कंडीशन में ब्लीडिंग हो रहा है, तुम्हारे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, एंड कुछ ऐसा कंडीशन आ गया कि ब्लड सेल्स की बहुत ज़रूरत है, और नॉर्मल जो बोन मैरो प्रेजेंट है उससे भी ज़्यादा बोन मैरो की अभी हमें ज़रूरत है। तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि जो येलो बोन मैरो जो है वो वापस रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होकर वो अपने जो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होकर वो अपना काम चालू कर देंगे, और जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देंगे। तो मतलब बोन मैरो रिक्वायरमेंट को पूरा अच्छा ही से करता है। ओके, तो हम रेड बोन मैरो की बात कर रहे हैं। तो हमने एंडो साइनोसॉइड्स बना लिया, ये जो है ये पूरा साइनोसॉइड्स है, ये कॉम्पैक्ट बोन, और एक पर्टिकुलर होल को हमने जूम आउट करके इधर बनाया। ओके, दीज आर द sinusoids which are lined by the endothelial cells. Under this endothelial cells are supported by the basement membrane, which is sometimes discontinuous in manner. Okay, तो हम कुछ फैट सेल्स बना लेते हैं, बोन मैरो में फैट सेल्स होते हैं, कुछ हम फैट सेल्स बना लेते हैं, बट एक्चुअली दिस इज अ रेड बोन मैरो। तो हम सबसे पहले एक मेगा कैरियोब्लास्ट के बारे में बात करते हैं। मेगा कैरियोब्लास्ट पहले हम देख लेते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट दिखता कैसा है। मेगा कैरियोब्लास्ट जो होता है वो एक ऐसा प्रिकर्सर सेल होता है जिसके फिंगर लाइक अपीयरेंस होते हैं। ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये हुआ मेगा कैरियोब्लास्ट, और समझ लो यहाँ एक मेगा कैरियोब्लास्ट है अपने स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस के साथ, वो इधर आए, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस मैनर है। तो ये क्या करेगा, ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो इधर डालना चालू करेगा। ओके,
इसमें मतलब घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ध्यान से सुनो, यहीं पे मज़ा आएगा। तो घुसने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से ब्लड जो है फास्टली फ्लो हो रहा है। तो ब्लड जैसे जैसे फ्लो होता रहता है, तो यहाँ से ब्लड फ्लो होते टाइम क्या हो जाता है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है मेगा कैरियर, ये कट हो जाते हैं, ये कट होकर ये ब्लड के अंदर मिल जाते हैं। ओके, और यही मेगा कैरियो ब्लास्ट से ही टूट कर हमें प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस डिसकंटिन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये मेगा कैरियो ब्लास्ट जो है एंटर कर जाता है। एंटर करने से वो अपने सारे फिंगर्स को उस होल्स के थ्रू निकालता है, और उस होल से जैसे ब्लड जो है वो फास्टली यहाँ से फ्लो करने लग जाए, तो यहाँ के जो प्लेटलेट्स जो है वो ब्रेक डाउन होकर प्लेटलेट्स में बन जाते हैं। ओके, तो ये क्या, इस तरह प्लेटलेट्स जो है बनते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिसकंटिन्यूस मैनर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड ये रहा अपना मेगा कैरियो मेगा ब्लास्ट, और ये रहे अपने प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स हम इन सबको मिलाकर हम इन सबको यहाँ सर्कुलेशन में मिला देंगे एंड में। अब हमने मेगा कैरियोब्लास्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम माइलोब्लास्ट के बारे में बात करते हैं। माइलोब्लास्ट एक ऐसा प्रिकर्सर सेल है, माइलोब्लास्ट एक ऐसा प्रिकर्सर सेल है जो ग्रेनुलोसाइट्स को बनाता है, ल्यूकोसाइट्स को बनाता है। ओके ओके, तो हम माइलोसाइट को बनाते हैं, हम ग्रीन कलर से डिप। ये इमेच्योर है माइलोब्लास्ट। ये माइलोब्लास्ट जो है डिवाइड होकर माइलोब्लास्ट जो डिवाइड होकर यहाँ ल्यूकोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट जो है बनते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स जो है बन के निकल आ जाते हैं। ओके, माइलोब्लास्ट से बनकर माइलोब्लास्ट से लेकर प्रोमाइलोसाइट, एंड माइलोसाइट से मैच्योर ग्रेनुलोसाइट, एंड मैच्योर ग्रेनुलोसाइट से कौन से सेल्स बनते हैं? न्यूट्रोफिल ईसिनोफिल एंड बेसोफिल बन के आ जाते हैं। ओके, इस तरह ये आके सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं। ये कैसे ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे? सो दैट यही एंडोथेलियल सेल्स के बीच में से ही निकल के आ जाएंगे एकदम ऐसे। कैसे वो लोग जब स्कूल में या कॉलेज का टाइम हो जाता है तो हम कैसे जाली के बीच में से घुस के निकल आते हैं, वैसे ही जाली के बीच में से ये घुस के सर्कुलेशन में साइनोसोइड्स में एंटर कर जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। प्लेस नहीं है इधर। ओके, मैं ये मिटा देता हूँ। तो इरिथ्रोब्लास्ट के थ्रू हमें आरबीसी बनने को देखने को मिलते हैं। तो इरिथ्रोब्लास्ट से हम इनके स्टेजेस देखते हैं। इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो इसकी साइज 20 माइक्रॉन्स होता है। इरिथ्रोब्लास्ट से हमें देखने को मिलता है, इरिथ्रोब्लास्ट से अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो 17 माइक्रॉन्स होता है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो 14 माइक्रॉन्स होता है। देखो जैसे जैसे मैच्योर स्टेट में जा रहा है, मैच्योर बनना चाह रहा है, मतलब मैच्योर बनने जा रहा है आरबीसी, वैसे वैसे इसका साइज जो है डिक्रीज होता जा रहा है। और अर्ली लेट नॉर्मोब्लास्ट इसका 10 माइक्रॉन्स, और यहाँ से रेटिकुलोसाइट 9 माइक्रॉन्स,
और यहाँ से मैच्योर आरबीसी जो है हमें देखने को मिलता है, इसका साइज़ जो है वो 7 माइक्रॉन्स, मतलब जो इरिथ्रोब्लास्ट था वो उसका साइज़ 20 था, फिर जैसे जैसे साइज़ डिक्रीज होता आ रहा है। तो मतलब जब इरिथ्रोब्लास्ट था, इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ओके, न्यूक्लियस जो है एकदम ऐसा फैला हुआ देखने, बेजोफिलिक स्टेट में हमें देखने को मिलता है, फैला हुआ। तो जैसे जैसे मैच्योर बनता जाता है उस स्टेट में, प्रिकर्सर सेल से मैच्योर सेल से बनता जाता है, तब क्या हो जाता है कि जो भी न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है। और सबसे पहले न्यूक्लियस जो है डिसअपियर होना चालू कर देता है। ध्यान से सुनो, इरिथ्रोब्लास्ट का न्यूक्लियस जो है डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे इरिथ्रोपोइसिस का स्टेज आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इरिथ्रोब्लास्ट का जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होना चालू कर देता है, मोर कंडेंस्ड हो जाता है और डिसअपियर होना चालू कर देता है। एक पर्टिकुलर स्टेज में वो डिसअपियर हो जाता है एंड साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन बनना चालू कर देता है, और वैसे साथ साथ में इसका साइज़ भी डिक्रीज होता रहता है। और न्यूक्लियस डिसअपियर होने के कंडीशन, न्यूक्लियस जो भी डिसअपियर हो रहा है उस प्रोसेस में विटामिन बी ट्वेल्व एंड फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर विटामिन बी ट्वेल्व एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाएगा, तब ये जो इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो मैच्योर आरबीसी तक बनेंगे नहीं। तो मैच्योर आरबीसी तक बनेंगे नहीं तो वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर अटक जाएंगे। तो उनमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस जो है डिसअपियर नहीं होगा, तो सेल जो है बढ़ा ही रहेगा। तो हमें तो वो सेल जो लार्ज सेल जो कंडीशन देखने जिसमें न्यूक्लियस है और थोड़ा हीमोग्लोबिन भी है, ओके, उस कंडीशन को, उस टाइप ऑफ सेल को हम बोलते हैं मेगालोब्लास्ट बोलते हैं। और उस अनीमिया कंडीशन में जो नॉर्मल आरबीसी बनना रहता है वो आरबीसी बनते नहीं है, क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व एंड फॉलिक एसिड की कमी हो गई। तो कमी होने की वजह से यहाँ से न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस नहीं हो रहा है, ख़त्म, मतलब गायब नहीं हो रहा। तो गायब नहीं हो रहा है तो आरबीसी बनेंगे नहीं, तो वहीं पे अटक जाएंगे वो मेगालोब्लास्ट, जो वहीं पे बोन मैरो में अटके रहेंगे और कुछ इमेच्योर जो है ब्लड के अंदर भी घूमते रहेंगे। तो उस कंडीशन में आरबीसी जो है डिक्रीज हो जाएंगे, वो एक एनीमिक कंडीशन है। उस कंडीशन को हम पर्टिकुलरली नाम देते हैं मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। मैक्रोसाइटिक इसीलिए बोला कि आरबीसी का साइज जो है, जो भी हम डायग्नोस करेंगे, आरबीसी का साइज जो है बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ उसमें न्यूक्लियस दिखने लग जाता है। ओके, और साथ साथ में आरबीसी बनते टाइम हमें साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन, मतलब साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन मतलब आरबीसी के साइटोप्लाज्म में कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ कौन सी चाहिए, आयरन चाहिए। तो साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन के लिए हमें आयरन की ज़रूरत भी पड़ेगी, और साथ साथ में इस डेवलपमेंट होने के लिए हमें थायराइड हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो तुम लिख लो। और ये आरबीसी, ये सारे स्टेजेस क्रॉस करके, ये सारे स्टेजेस यहाँ क्रॉस करके साइज डिक्रीज होकर ये यहाँ एंटर हो जाता है। ओके, और ये सारे यहाँ आरबीसीज, ग्रेनुलोसाइट्स, प्लेटलेट्स, सारे सर्कुलेशन में एंटर हो जाते हैं। तो इस तरह जो है बोन मैरो जो है अपना सर्कुलेशन बना के रखता है। और एक और चीज़, बोन मैरो में मैंने बताया था कि 2 टाइप होते हैं, येलो बोन मैरो, हाँ स्पेस नहीं है। ओके, हम नेक्स्ट इसको मिटा के देखते हैं। ओके, तो बोन मैरो में 2 होते हैं, एक तो रेड बोन मैरो, एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो रेड क्यों दिखता है, क्योंकि इसकी वजह से उसमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं और साथ में एक्सेसिव ब्लड फ्लो करता रहता है, इसकी वजह से वो हमें रेड नज़र आता है। बट येलो बोन मैरो येलो क्यों नज़र आता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। और जैसे एडिपोसाइट्स, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे बोन मैरो के अंदर फैट सेल्स जो है बढ़ते जाते हैं। तो वो येलो बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने ये भी बताया था कि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर ब्लड सेल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशन में एक्सेसिव ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में बोन मैरो जो है, येलो बोन मैरो जो है वो
वापस रेड बोन मैरो बनकर अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर देता है। ओके, तो वो अपना बोन मैरो के ऊपर ब्रीफ डिस्कशन। एंड इसके बाद हम देखेंगे बोन मैरो एग्जामिनेशन, बोन मैरो को एग्जामिन कैसे करते हैं। ओके, सो अभी हम देखते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? बोन मैरो एग्जामिनेशन मतलब बोन मैरो के जो फ्लूइड है और नहीं तो टिश्यू फ्लूइड, मतलब एक टिश्यू सॉलिड पार्टिकल हम लेते हैं ताकि हम चेक करना चाहते हैं कि मतलब कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, कुछ डिजीज़ के सिम्टम्स दिख रहे हैं। जैसे कि अभी हम बात किए थे मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में हम बात किए थे। उसमें क्या होता है कि आरबीसी जो है, आरबीसी काउंट, एनीमिया देखने को मिलता है, आरबीसी काउंट पूरा डिक्रीज हो जाता है और साथ में नॉर्मल एनीमिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। और जब हम एनीमिक कंडीशन देखने को मिलते हैं और हम जब बोन मैरो एग्जामिनेशन करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है, तो ऐसे कंडीशंस में हमें पता चलता है कि देखो, अब हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करने से हमें पता चलता है कि बोन मैरो एग्जामिनेशन में जो बोन मैरो था वो फ्लूइड को हमने बाहर निकाला, उस फ्लूइड को चेक किया स्मीयर में चेक करने के बाद पता चला कि आरबीसी का जो भी साइज़ है नॉर्मल साइज से ज़्यादा है और साथ में उसमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, एक मेगालोब्लास्ट देखने को मिल रहा है। ओके, जो नॉर्मल आरबीसी है नहीं, तो उससे हमें डायग्नोज कर सकते हैं कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हम बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? कुछ हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए और साथ में मैक्सिमम इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। मैलिग्नेंट हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस में हमें बोन मैरो एग्जामिनेशन ज़्यादातर देखने को मिलता है। कंडीशंस लाइक एप्लास्टिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया। एप्लास्टिक एनीमिया में जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे डिक्रीज हो जाते हैं। और ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा एंड थेरापेटिक यूज़ में हम याद आया कि हम थेरापेटिक में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो बोन मैरो पूरा ट्रांसप्लांट करने के लिए हम बोन मैरो एग्जामिनेशन को, मतलब इस प्रोसेस को, हम प्रोसीजर को हम यूज़ करते हैं। थेरापेटिक मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात हम करें, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में कैसा होता है कि जो भी बोन मैरो हम जो भी पेशेंट को, पर्सन को देना चाहते हैं, उस पेशेंट को हम नॉर्मली इंट्रावेनस के थ्रू उसको इंजेक्ट करते हैं। ओके, इंट्रावेनस के थ्रू जो भी बोन मैरो है उसे हम इंजेक्ट करते हैं और वो बोन मैरो जो है नॉर्मल ब्लड की तरह सर्कुलेट नहीं करता वो बोन मैरो। ओके, नॉट अ ब्लड, इट्स अ बोन मैरो। ब्लड के अंदर जाने के बाद वो जाकर नॉर्मल बोन मैरो जो स्पॉन्जी बोन के अंदर जो स्मॉल कैविटीज़ थे वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वो एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जब हम इंट्रावेनस के थ्रू बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते टाइम, जो भी बोन मैरो है उसे हम जो भी पेशेंट को देना चाहते हैं इंट्रावेनस के थ्रू, आईवी के थ्रू हम चढ़ाते हैं। देने के बाद वो नॉर्मली ब्लड के अंदर घूमते नहीं है, वो डायरेक्ट जाके बोन मैरो के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि बोन मैरो जो है एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इसीलिए बोन मैरो जाके वहाँ सेटल डाउन हो जाता है। ओके, और हम बात करते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन के प्रोसीजर को। तो दो तरीके से हम बोन मैरो को एग्जामिनेशन करते हैं। एक तो बोन मैरो एस्पायरेशन और दूसरा बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो एस्पायरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी, इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एक बोन मैरो एस्पायरेशन जो है एक नॉर्मल ईजी एंड सेफ प्रोसीजर है, ईजी एंड सेफ है और थोड़ा रिस्की है। ये रिस्की है, इसको परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर टैलेंट चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ओके, टैलेंट नहीं बोल सकते, एक्सपीरियंस बोल सकते। ओके, तो एक रिस्की कंडीशन है। और इसमें एस्पायरेशन में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नीडल लेते हैं, इंजेक्शन एक सिरिंज जैसा रहता है। ओके, नॉर्मल सिरिंज जैसा ही रहता है, उसके थ्रू हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बोन मैरो एग्जामिनेशन कौन से साइट्स में करते हैं, जैसे कि स्टर्नम, PSIS, ASIS एंड PS, एंड इन इन्फेंट्स में टीबिया बोन में। और यह यहाँ पे भी सेम मतलब ये दोनों, इन दोनों में सेम ही है। ओके, यहाँ पे ये वाला सिरिंज यूज़ करते हैं। ओके, पर यहाँ पर एक ऐसा, इसको मैक्सिमम हम कौन सा यूज़ करते हैं, डिवाइस यूज़ करते हैं,
ओके। तो मैक्सिमम यहाँ कौन सा नीडल यूज़ करते हैं हम, नीडल, बट यहाँ बोन मैरो बायोप्सी में हम जमशीडी नीडल हमें मैक्सिमम यूज़ करने को देखने को मिलता है। और ये नीडल कैसा दिखता है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने बताया नहीं है, वो डिफरेंस अभी बताऊंगा। इस तरह दिखता है। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि बोन मैरो एस्पायरेशन में हम बोन मैरो का फ्लूइड पार्ट लेते हैं, बट इसमें क्या सॉलिड पूरा टिश्यू उठा लेते हैं इसके थ्रू, तो इसीलिए ये एक रिस्की प्रोसेस हो जाता है। ओके, तो ये हुआ बोन मैरो एस्पायरेशन प्रोसीजर के थ्रू। इसका प्रोसीजर क्या है कि नॉर्मल जैसे कोई भी नीडल यूज़ कर लो, नॉर्मल कोई भी नीडल हम स्टेनम के थ्रू एक पर्टिकुलर साइट में बोन मैरो में इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट मतलब इंसर्ट करेंगे, और वहाँ से 1 ml जितना हमें ज़रूरत है 1 ml बोन मैरो हम ले लेंगे और उसको हम एग्जामिन करेंगे। ओके, डायग्नोस करने के लिए हम एग्जामिन करेंगे। ओके, तो ये हुआ बोन मैरो एग्जामिनेशन के बारे में। और हमें एक चीज़, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, एक्टिव हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, एक तो बोन मैरो के अंदर देखने को मिलते हैं, और एक एम्बिलिकल कोड को हम जब कट करते हैं उसके अंदर जो एक्टिव हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ पेरिफेरल ब्लड में भी कुछ देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर कंडीशंस में, बट ज़्यादातर हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि भाई बोन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, एक तो बोन मैरो में देखने को मिलते हैं, और एक तो अम्बिलिकल कोड में हम देखने को मिलते हैं, और एक पेरिफेरल ब्लड में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ बोन मैरो के बारे में। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एंड अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक और बार देख लो। ओके, थैंक यू।